आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 राहुल शंकरदयाल के द्वारा लिखा गया पाठ लहासा की ओर विस्तृत वर्णन करेंगे। इस पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि किस तरह उन्होंने भारत से तिब्बत तक की यात्रा एक बौद्ध भिक्षु के रूप में चलकर पूर्ण की और उनके उस यात्रा वर्णन में किस तरह की कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों का उन्होंने किस तरह से निवारण किया। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं और पाठ का विस्तृत वर्णन शुरू करते हैं। राहुल शंकरदयाल। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। राहुल शंकरदयाल का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल शंकरदयाल हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल शंकरदयाल ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा व्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा इस नाम से 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुभूति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म अर्थात वेश बदलना। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। लहासा की ओर। अब इसमें पाठ का जो वर्णन है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलीड पोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अब लेखक बता रहा है कि नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही मुख्य रास्ता था और उसी रास्ते से हिंदुस्तान की चीजें आयात और निर्यात होती थी, और वही रास्ता व्यापारिक भी था और सैनिक रास्ता अर्थात सैनिकों के आने जाने के लिए भी वही रास्ता था। इसलिए इस जगह में अनेक फौजी चौकियां और किले भी बने हुए थे, जिनमें कभी कभी चीनी फौज अर्थात पलटन भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि अब जो वर्तमान में वहां की स्थिति है, वहां फौजी मकान जो बने हुए थे वे गिर चुके हैं और उन्हीं मकानों में किसानों ने अपना आसरा बना लिया है, जिसके कारण वे कुछ आबादी दिखाई पड़ती है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। परित्यक्त अर्थात त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे अर्थात उस किले में
चाय बनाने के लिए एक ढाबा था, उस ढाबे में वे चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। मतलब वहां आराम करने के लिए भी थी और वहां कुछ ऐसी वस्तुएं भी थी जिनसे यात्रियों को आराम नहीं मिलता था। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और नए औरतें पर्दा ही करती हैं, अर्थात वहां बहुत ही खुलापन था और वहां औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। लेखक बता रहा है कि वहां इतना खुलापन है कि लोग भिखमंगों को भी, अगर बहुत उच्च कोटि के भीख मंगे हैं अर्थात भिखारी हो, तो वे भी वहां जा सकते थे, उन्हें भी वहां कोई रोक टोक नहीं थी, यदि वे चोर ना हो तो। तब भी चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। अर्थात वह लेखक कह रहे हैं कि वहां इतना खुलापन था और इतना अपनापन था कि वहां अगर आप अपरिचित हो और किसी भी घर में जाकर कहेंगे कि हमें कुछ चाय बना दीजिए, तो वहां की घर की बहू या बेटी या सास उसको आपको पकाकर दे देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, इसलिए वह चाय चोरी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मत्थर ला सकते हैं। तो अब लेखक आगे कह रहे हैं कि यदि आप मक्खन देते हैं चाय में डालने के लिए, तो वहां इतना और सुविधा है कि आप खुद भी चूल्हे पर जाके चाय बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी को किले से जब हम चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, और जब उस छोड़े हुए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी हमें रास्ते में मिला। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, और हमारे पास जो चिट थी वहां पहुंचने के लिए, तो उसे हमने दे दी उस व्यक्ति को, और उसी दिन हम आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होके आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशो आवाज को दुरुस्त रखते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि हम उसी रास्ते से आए थे, 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे, लेकिन भिखमंगे नहीं बनकर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पे सवार होके आए थे। किंतु उस वक्त हमें किसी ने भी जगह नहीं दी, बल्कि हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अब हमें सबसे विकट फांडा थोड़ला पार करना था, अर्थात एक गांव है जो जिसका पथरीला रास्ता है, उसे पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। अर्थात वह कह रहा है कि वह जो जगह है, जो डांडे, वह एक खतरनाक जगह है और वह 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए इसके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं बसा हुआ है, क्योंकि ऊंचाई से गिरने का डर होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, और लेखक कह रहे हैं कि डाकुओं के लिए ऐसी जगह बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तिब्बत गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसे निर्जन स्थान में अगर किसी आदमी का खून भी हो जाए तो उसे पता नहीं चलता और ना ही उस खूनी को सजा मिल सकती है, क्योंकि ऐसे निर्जन स्थान में कोई इस चीज की परवाह ही नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है।
अब लेखक कह रहे हैं कि यदि यहाँ ऐसी जगह में हथियार का कानून तो होता नहीं है और यहाँ पर लाठी की तरह ही लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं, इसलिए अगर डाकू लोग हमें रास्ते में मिल जाएं तो वे सीधे हमें मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमें मार डालेंगे, इसलिए अपनी प्राणों को बचाने के लिए वे सामने वाले व्यक्ति को मार डालते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुची कुची अर्थात दया दया एक पैसा अर्थात दया करके एक पैसा दे दीजिए कहते हुए भीख मांगने लगते। अब लेखक कह रहे हैं कि हमें मरने की तो उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि हम भीखमंगे थे, इसलिए हमें क्यों मारता वो डाकू, हमें मार नहीं सकते थे क्योंकि उसके पास देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन जहां कहीं भी हमें ऐसा लगता कि कोई डाकू जैसा इंसान मिल रहा है तो हम वहां भिखारी की तरह करने लग जाते और भीख मांगने लग जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तब मेरा जो सहमित्र था सुमति, मैंने उससे कहा कि अगला पड़ाव बहुत दूर है, इसके लिए हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए और जिस पर हम सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी जाएंगे ताकि हम थकेंगे नहीं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहां बर्फ की सफेदी थी न किसी तरफ की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगे और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब लेखक कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च स्थान था उन चोटियों का, वहां एक देवता का स्थान था, वहां पर जानवरों की सींगे और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां सजाई हुई थी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब अब हमने चढ़ाई पूरी कर ली थी और अब हमें उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं। शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर पूछने से पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर दूर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। तो जब वहां वह लंगकोर वाले स्थान पर पहुंचा तो वहां उसका दोस्त सुमति इंतजार कर रहा था। तब उसने कहा, और वह गुस्से में भरा हुआ था, उसने कहा कि मैंने 3 बार चाय को गर्म किया और पी लिया लेकिन तुम समय पर नहीं पहुंचे। तब लेखक ने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया कि इसमें मेरा कसूर नहीं है क्योंकि मेरा घोड़ा बहुत ही सुस्त है और यह मुझे समय पर नहीं पहुंचा सका। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। लंगकोर को वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब हम तिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिहरी समाधि गिरी। अब लेखक कह रहा है कि हम लंगकोर से आगे चले तो हम तिहरी के विशाल मैदान में थे। अब तिहरी क्या है? एक छोटी सी पहाड़ी मैदान है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ टापू जैसा दिखाई देता है।
और उसी पहाड़ी का नाम है तिहरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, अर्थात सुमति को मानने वाले या उसके जो व्यवहारिक व्यक्ति थे, जो बड़े व्यक्ति थे वे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। अब वो जो उसका दोस्त था सुमति, वह चारों तरफ अपने यजमानों के घर जाना चाहता था, क्योंकि उसका तो काम ही ऐसा था कि वह जो गंडे अर्थात वह झंडे ले रखे थे उसने वह उन सबके पास पहुंचाना चाहता था। तब लेखक ने कहा कि मैं तुम्हें उसके लिए पैसा दे दूंगा और भी, लेकिन तुम ये काम मत करो और मेरे साथ ही चलो और लहासा पहुंचकर मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। तो लेखक के इतना कहने पर सुमति ने यह सब स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, ठंडा डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। बौद्ध मठ होते हैं ना, उनको विहार कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है और इसके लिए वह मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है और इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों बौद्ध मठ होते हैं उनके ही हाथ में है, अर्थात इन सब की देखरेख करना बौद्ध मठों के हाथ में है। और ये अपनी अपनी जागीर में कुछ जागीरदारी कुछ खेती भी करते हैं जागीरदार, जिसके लिए मजदूर भी रखते हैं। और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां बौद्ध मठ से बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। अब लेखक कह रहे हैं जो वहां के मुखिया भिक्षु थे वह एक बड़े ही भद्र पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष, बहुत ही भले इंसान थे और वे बहुत मुझसे प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, अर्थात कि मैं एक भिखारी के वेश में था, फिर भी वे भिक्षु मुखिया भिक्षु मुझसे बहुत ही आदर के साथ पेश आए। अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा अर्थात और मेरा आसन भी वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। अब लेखक बताता है कि वहां जो पोथियां थी वह उसमें मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक पोथी में 15 शेर अर्थात 15 किलो से कम वजन नहीं रहा होगा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब जब मैं पुस्तकों में लग गया और पोथियों में पढ़ने लगा तो सुमति ने कहा कि मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने यजमानों के पास जाना चाहता हूँ और ये झंडे उन्हें दे के आना चाहता हूँ। तब लेखक ने कहा कि मैं तो अब पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, अब मुझे इसके साथ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे भेज देता हूँ। और ऐसा ही उन्होंने किया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। अब जब सुमति चला गया तो लेखक ने सोचा कि वह 2-3 दिन लगवा के आएगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चला आया। तिहरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था।
हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक कह रहा है कि जब हमने वहां के वो पोथी पन्ने पढ़ लिए और मैंने सब कुछ समझ लिया, तब मैं वहां से वापस उसी स्थान से अपने अपना सामान पीठ पर उठाकर मैं और सुमति वहां से उस भिक्षु जो मुखिया था उससे विदाई लेकर चल पड़े। अब इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किस तरह हम एक भिक्षु के रूप में हमने एक यात्रा की और भिखारी के रूप में, और किस तरह की हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सब आप लोग समझ चुके होंगे और इस पाठ को आप सविस्तृत वर्णन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके प्रश्न उत्तर के लिए आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।